हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम इसके पहले 2 अगस्त का कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं 3 अगस्त का और ये है 2023 का। ठीक, तो इसमें 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक पेपर हुए थे। कुल 10 दिन पेपर हुआ था जिसमें 40 सेट हैं। तो एक दिन का मतलब 2 अगस्त का हम लोग कर चुके हैं। 2 अगस्त का करने का मतलब 4 सेट हम लोग कर चुके हैं 40 में से। आज हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में आज है 3 अगस्त है और 3 अगस्त का ये शिफ्ट 1 है। अभी 3 अगस्त में 3 शिफ्ट और बचेंगे, फिर 4 अगस्त का होगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे एक एक करके। तो 4 सेट आप लोग लगा चुके हैं। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस और किस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी आप लोगों ने पीडीएफ सॉल्व कर लिया होगा, दोपहर में ही डाल दिया था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना हम लोग कि आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक, खास तौर से उन पर टारगेट होगा जो आपके गलत हो गए हैं। देखेंगे उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था और क्यों गलत हुआ आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसमें बताना क्या है, आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम है बच्चा लोगों? सम्चुअस का। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है सम्चुअस, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो सम्चुअस का क्या मतलब होता है? सम्चुअस का मतलब जानते हैं, ये होता है ना जैसे मतलब बहुत ही खर्चीला सा होता है, मतलब एक्सपेंसिव कह सकते हो। एक वर्ड आता है इसके लिए, एक्सपेंसिव, खर्चीला, महंगा कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एंटोनिम बताने का मतलब क्या हुआ? वो चीज जो महंगी ना हो। तो हमने यहाँ एक्सपेंसिव लिखा है और यहाँ देखो लिखा इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब हुआ कि जो चीज महंगी ना हो। तो एंटोनिम तो हमारा यही हो गया। बाकी 3 वर्ड और मिल रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं, कल को हमारे काम आ जाएंगे। अक्सर आपने देखा है कि वो देखा होगा कि पिछला ऑप्शन एक बार क्वेश्चन बन जाता है। एक वर्ड दिया है अनरिमिटिंग। अनरिमिटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अनरिमिटिंग? इसका मतलब होता है अनरिमिटिंग मतलब नेवर रिलैक्सिंग, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कोई कार्य करता है बिना रिलैक्स किए। नेवर रिलैक्सिंग मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस, लगातार काम करने वाला, ये हो गया। अनरिमिटिंग मतलब नेवर रिलैक्सिंग, कभी पॉज नहीं लेता, कभी आराम नहीं करता, मतलब कंटिन्यूअस कह सकते हो, परसिस्टेंट, लगातार। ठीक, एक वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है ना, फायदेमंद। खास तौर से ये इकोनॉमिक्स के सेंस में यूज किया जाता है और मार्केट के लिए, मतलब कोई ऐसी मार्केट जहां आपको खूब मुनाफा हो इन्वेस्ट करने पर, उसको कहते हैं ल्यूक्रेटिव मार्केट। ल्यूक्रेटिव का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये फायदेमंद हो गया, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, स्पेशली इन द मॉनेटरी सेंस, खासतौर से पैसे के सेंस में ऐसा होता है। इनएक्सपेंसिव अभी आपको बता चुके थे। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? टेस्टी। टेस्टी समझ रहे हो? हाँ, टेस्टी या डेलीशियस कह सकते हो। ये डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, खाने में जो अच्छा लगे, ये हो गया। वो एक और वर्ड इसके लिए मिल गया आपको, डिलेक्टेबल। टेस्टी, यमी, डिलीशियस, पैलेटेबल, ये आपने सुना होगा। डिलेक्टेबल एक वर्ड और नोट कर लो अपने स्वाद की कैटेगरी में। तो ये हो गए और आंसर आपका क्या था? इनएक्सपेंसिव था। हो गया ना सारे वर्ड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको? खाली जगह भरनी है। तो क्वेश्चन क्या है? द चीफ गेस्ट इज डैश टू अराइव एट द वेन्यू। ठीक, चीफ गेस्ट वेन्यू पर आने वाले हैं। वेन्यू क्या होता है? जहां उनको आना है। विद इन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में आने वाले, आधे हाफ एन आवर, हाँ ठीक है, आधे घंटे में वो पहुंचने वाले हैं। तो इसके लिए क्या लगाओगे? एक्सेप्टेड, होमोफोन्स का क्वेश्चन हो गया। एक्सेप्टेड, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं। ठीक, चलो अब एक्सपेक्टेड, ये तो होता ही नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या होता है? ये वाली स्पेलिंग होती है एक्सपेक्ट की। ठीक है, और ये भी एक्सपेक्टेड की स्पेलिंग गलत है। एक्सपेक्टेड होता है ना चीफ गेस्ट, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग और चीफ गेस्ट, ऐसे होता है। तो एक्सपेक्ट होता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला नहीं होता। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 3rd वाला। बाकी दूसरे और चौथे में स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूट करना ही करना है, कोई चांस नहीं है। पीटर वाज ब्रॉट इन द पेनाल्टी एरिया, तो पीटर वाज ब्रॉट इन द पेनाल्टी एरिया, तो ब्रॉट इन का क्या मतलब होता है, अब ये बताओ। जब किसी को डाउन कर दिया जाता है, डाउन करने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के अधिकार कम कर दिए गए या एक तरह से पनिशमेंट या इस तरह से चीज़ें आती हैं, मतलब उसको नीचे कर देना, लोअर कर देना रैंक में। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रिंग डाउन होता है। क्या होता है, ब्रिंग इन नहीं होता, क्या होता है, ब्रिंग डाउन होता है। तो कहीं पर ब्रिंग डाउन यहाँ पे लिखा है ब्रॉट डाउन, ऑफ लगाना गलत था, तो ब्रॉट ऑफ नहीं होगा ना, तो ब्रॉट ऑन होगा। क्या होगा, वाज ब्रॉट डाउन, ये हो गया। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हुआ, उसको नीचे कर दिया गया, उसका लेवल नीचे कर दिया, उसको लोअर कर दिया गया। तो ये चौथा वाला लगेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें इन्होंने कहा कि एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सीधे सीधे यहाँ बोला है इन्होंने, एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है ऑन और एक लगा है इन। इन दो जगहों पर आपको एरर निकालनी है, बस प्रीपोजिशन में सीधे बोला तो सीधे सीधे यहीं पे आना है। चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि राधिका इज नॉट कैपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन। तो ये जो कैपेबल के बाद ऑन लगा है ये गलत है। देखो होता क्या है कि एक वर्ड होता है एबल, ठीक है, एबल या एबिलिटी, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, एबल लिखा हो या एबिलिटी लिखा हो, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा वर्ड है कैपेबिलिटी, एबल से बना हुआ है, कैपेबल, कैपेबल लिखो या फिर कैपेबिलिटी लिखो, जो भी मन हो, कैपेबल या कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ये हो गया कैपेबिलिटी। इनके साथ क्या होता है, कैपेबल या कैपेबिलिटी के साथ हम लगाते हैं ऑफ, और ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना हो तो आप नाउन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड है और जिरंड के बदले में आप नाउन लगा सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि कैपेबल या कैपेबिलिटी के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। मेन मुद्दा ये था और यही आपके में एरर थी। मैं एक बार क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये कैपेबल के बाद जो ऑन लिखा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ, और पार्टिसिपेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दिया ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑन लिखा है वो गलत है और वहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो योर आंसर शुड बी सेकेंड। ठीक है, चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें बताना है आपको पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का मतलब हमने सीधे कहा था ना, पहले आप वर्ब पे अटैक करो। लिखा है दे कैंसल्ड द मीटिंग। ठीक है, दे कौन हुआ, सब्जेक्ट, और मीटिंग हो गई ऑब्जेक्ट, और कैंसल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अभी कल वाले में भी, परसों वाले में, मतलब डेली, शायद हमारा 3 के तीनों दिनों में ये बात आई थी, और इसके पहले जब हम सीजीएल वगैरह करा रहे थे, सीपीओ करा रहे थे, तब भी ये बार बार आता है। तो जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले आप वर्ब पर अटैक करो, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ये देखो इज लगा हुआ है, नहीं होगा, ये वाज कैंसिल्ड लिखा है, ठीक है ना, यहाँ लिखा दे कैंसिल्ड। अब सेकेंड फॉर्म सीधे कर दिया, जब एक्टिव वॉइस में भी कैंसिल्ड है, दे कैंसिल्ड, और तो पैसिव वॉइस में दे कैंसिल्ड कैसे हो सकती है, वही सब्जेक्ट वही वर्ब नहीं लग पाएगी ना, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो इज लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है इज नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ फिर से दे कैंसिल्ड लिख दिया ना, दे सब्जेक्ट और कैंसिल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक्टिव वॉइस हो गई। एक ऑप्शन आपके पास है वाज कैंसिल्ड का, तो आप यही लगा लीजिए, मतलब यू मस्ट गो विद द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज ओनली सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ट्रिक्स वाला। इसमें क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करने का मतलब यहाँ क्या लिखा है, विल बी के साथ फिनिश्ड लिखा है। जब भी आप विल बी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में लगाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, मॉडल वर्ब के साथ बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब की बार विल बी के साथ थर्ड फॉर्म पहले से लगी, मतलब मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पहले से लगी है। इसका मतलब हमें ये वाला पैटर्न चाहिए, ये वाला पैटर्न चाहिए, मतलब हमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। अब आप ढूंढिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ विल भी लिखा हुआ है, नहीं होगा। यहाँ वुड कैसे हो गया, विल का वुड नहीं होता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हुआ करता है। एक्टिव पैसिव में तो विल के साथ वुड नहीं होगा ना।
और फिर यहाँ वुड लगा दिया। वुड किसी कीमत पर एक्टिव पैसिव में नहीं होगा, वुड के बदले वुड आएगा, विल के बदले विल आएगा। विल का वुड होता है वन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखा है विल फिनिश, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल चौथे में है एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या कह रहे हैं, मीनिंग ऑफ द इडियम, मीनिंग ऑफ द इडियम। अब यहाँ लिखा है मेमोरी लाइक सीव, मेमोरी लाइक सीव, और ये सीव का मतलब क्या होता है जानते हैं? सीव का मतलब होता है चलनी। चलनी जानते हो? नहीं जानते हो? छन्नी जानते हो जिसमें चाय छानी जाती है, ठीक है। चलनी जिससे आटा चाला जाता है। खैर, चलनी में और छन्नी में दोनों में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई चीज़ रुकेगी कि नहीं रुकेगी? पानी डालोगे तो सब छन जाता है। अगर आपकी मेमोरी छन्नी जैसी है तो इसका मतलब हुआ आपकी मेमोरी में 10 बातें बताई जाएं तो एक बात टिकती है, 9 बात छन जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे आप? बीइंग हेल्दी बिल्कुल नहीं कहोगे। पुअर मेमोरी, यस यही सही है, पुअर मेमोरी होगी। फीलिंग इल और रिमेम्बरिंग एवरीथिंग बिल्कुल नहीं होगा, एवरीथिंग तो रिमेम्बर ही नहीं हो सकता है, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या करें, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसको इम्प्रूव कर दो, ठीक। यहाँ लिखा है ना दैट कैन सब्सटीट्यूट, तो सब्सटीट्यूट करो बच्चा, आ जाओ। लिखा कि ही विल बी लुकिंग एज इफ ही इज नॉट स्लेप्ट, एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट, वो ऐसे दिख रहा है या ऐसे दिख रहा होगा मानो कि वो सोया नहीं है। अब ये मानो कि वो सोया नहीं है तो यहाँ पर ही विल बी लुकिंग। अच्छा, एक बात और समझ लो, लुक का 2 मतलब होता है, थोड़ी ग्रामर कर लेते हैं ना। तो लुक का मतलब एक होता है देखना, देखना का मतलब जैसे यू आर लुकिंग एट बोर्ड, यू आर लुकिंग, ठीक है, एट मी, ऐसे हो सकता है। और लुक का एक मतलब होता है दिखना, दिखना या लगना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लो नया नया शर्ट खरीदा तो लोग कहते हैं यार यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो तुम बड़े हैंडसम दिख रहे हो। अब यहाँ पे देख तो नहीं रहे हो। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि आई वॉज लुकिंग एट लड्डू, आई वॉज लुकिंग एट समोसा, मैं लड्डू या समोसे की ओर देख रहा था, तो आई वॉज लुकिंग मतलब मैं देख रहा था। अगर कहते हैं आई वॉज लुकिंग या यू वर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो लुक मतलब होता है दिखना। अब एक बात, दूसरी बात हो गई, जब आप देख रहे हो तब तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। अगर आप देख नहीं रहे हो, दिख रहे हो, लग रहे हो थके हुए या खुश या सुंदर दिख रहे हो, तब ये नॉन कंटिन्यूअस होता है। मतलब क्या हुआ कि लुक मतलब जब विशेषता बता रहे हो लुक को, लुक से किसी की कंडीशन के बारे में बता रहे हो, देख नहीं रहे हो, तब वो ये नॉट कंटिन्यूअस होता है। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं होगी। तो ये जो विल बी लुकिंग लिखा हुआ ये किसी कीमत पर नहीं होगा, ये नॉन कंटिन्यूअस है, ये इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा लो ही लुक्स, ठीक। अब बताओ और वाला क्यों नहीं होगा, ही हैज़ लुक। देखो बच्चा, यहाँ हैज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ग्रामर गलत है। वाज लुकिंग मैंने कहा था कि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इसको हम लुकिंग में नहीं रख पाएंगे, इसलिए गलत हो गया। और विल बी लुक, देखो बी लगा है, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, गलत होगा। एक ही ऑप्शन है, ही लुक्स एज इफ ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, वो ऐसा लग रहा है देखने में जैसे वो कई दिन से सोया नहीं है। अब हो गई आपकी बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और 9 में क्या है, आपको बताना है स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग किसकी, ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है भाई? टर्मिनोलॉजी जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, ओटी, ईसीजी वगैरह वगैरह, जो टर्म्स होते हैं उसको कहते हैं। तो टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होगी? पहली बात, टर्मिनोलॉजी होता है, टर्मिनोलॉजी नहीं होता। तो पहले ये करो, टर्म लिखो, टर्म लिखो, उसके बाद आई लगा दो, फिर NOLOGY लगा दो, ठीक है। मेन कहानी कहाँ है, M के बाद आई होना चाहिए, NOLO, ये बात बाद में आती है। तो टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग कहाँ है भाई? एक तो टर्मिनो, ये हो गया टर्मिनो, टर्मिना, यहाँ लिखा है MN, यहाँ तो TER नहीं TAR लगा हुआ है, तो ये दिखा है टर्मिनो, यहाँ लिखा है टर्मिनो, लेकिन यहाँ पे N के बाद भी आई लगा दिया, गलत हो गया। तो कौन सा होगा सही? थर्ड वाला होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब वन वर्ड क्या होगा, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। तो पहले कहाँ आ जाओ, लव के लिए। तो लव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फिल, ठीक है। और बुक के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, बाइबल। एक बार और बताया हूँ मैं इसको, बाइबल लगता है अंग्रेजी में बुक के लिए। तो फिल और बाइबल दोनों वर्ड एक में लगाओगे तो क्या हो गया, बाइब्लियोफिल। ये हो गया बाइब्लियोफिल, आंसर आ गया। फिल यहाँ भी लगा है फिलन, लेकिन यहाँ एंथ्रोपिस्ट है। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, मतलब ये मानव से प्यार होता है, फीलिंग ऑफ लव फॉर ह्यूमन बीइंग, ये हो जाएगा। और जियोलॉजिस्ट क्या होता है, देखो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो ये क्या हो गया, ठीक, भूविज्ञान। ये क्या होगा, भूविज्ञान। मतलब जियोलॉजी वाले क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी, ठीक है। जिसको आप एक जियोग्राफी होता है, एक जियोलॉजी होता है। ज्योग्राफी अलग चीज़ होती है, जियोलॉजी अलग। ये भूगर्भ वेत्ता होते हैं, पृथ्वी के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं। और एक है सोमेलियर, ठीक है। तो सोमेलियर कौन होता है पता है, ये बार वगैरह में जो ड्रिंक सर्व करते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब एक वेटर होता है किसमें, जो ड्रिंक को सर्व करता है, उसको सोमेलियर कहा जाता है। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, आपको एंटोनीम बताना है। किसका बताना है, अमेचर का। और अमेचर कौन होता है, अमेचर होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौकिया करता है। शौकिया का मतलब क्या हुआ, पैसे के लिए नहीं। सपोज करो आपको बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है, ठीक, और गिटार आप अपने शौक से बजाते हैं, मतलब कहीं फंक्शन में भी बजाते हैं तो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से बजाते हैं, उसके बदले में पैसा नहीं लेते हैं, वो होते हैं अमेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट क्या होगा, जो प्रोफेशनल होते हैं। हॉबीइस्ट कौन होता है, हॉबीइस्ट, हॉबी से बना हुआ है, IST लगा हुआ है, इसका मतलब एक पर्सन हुआ। जो इसका सफिक्स है वो क्या है, IST, मतलब ऐसा करने वाला, हॉबी हो गया। तो कोई भी आदमी जो किसी हॉबी को परसू करता है, अ पर्सन हु परसूज अ हॉबी, ऐसा व्यक्ति जो किसी हॉबी को परसू करता है, उसको हॉबीइस्ट कहेंगे। डिवोटी कौन होता है, डिवोटी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, एकदम से किसी काम के लिए डिवोटेड होता है। क्या होता है, डिवोटेड होता है या डेडिकेटेड होता है जो व्यक्ति, उसको हम कहते हैं डिवोटी। या डिवोटी का एक दूसरा वर्ड ले सकते हो, भक्त, जैसे भगवान का भक्त हो गया, ठीक है। और आजकल तो नेताओं के भी भक्त होने लगे हैं, तो ये होता है डिवोटी, भक्त होता है। हमारा काम अब भी नहीं बना, आपको आंसर। अच्छा, लेमैन का मतलब क्या होता है, कॉमन आदमी, मतलब जनरल आदमी, आम आदमी जिसको कहते हैं, वो होता है लेमैन, ठीक है। तो इनका भी हो गया, अभी हमारे काम का कोई नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जो किसी काम को पैसे के लिए करता है, ठीक है। हर काम पैसे के लिए, एकदम से ये नहीं पैसे के लिए कुछ भी कर देगा तब उसके लिए मर्सिनरी होता है। प्रोफेशनल मतलब जो जिस काम को करता है, जैसे मान लो गिटार बजा रहे हैं आप, कहीं बैंड के साथ बजा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो प्रोफेशनल होता है। तो दिस इज द एंटोनीम ऑफ योर क्वेश्चन, अमेचर, ठीक है। ये प्रोफेशनल होगा आपका आंसर। बाकियों का मतलब समझा रहे थे, कभी आ जाएगा वो क्वेश्चन में, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है भाई, यहाँ पे देखो, अप्रोप्रिएट इडियम फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स। मतलब अब की बार इडियम नहीं दिया है उन्होंने, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, और उस जो अंडरलाइन किया हुआ है जो सेंटेंस का पोर्शन, उसके लिए आप एक सुटेबल इडियम बताओ, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट ब्लेम्ड द परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम। परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, लगातार जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ था उसको कैंडिडेट ने ब्लेम किया। मतलब कैंडिडेट होगा कहीं इंटरव्यू का, तो उस कैंडिडेट ने ब्लेम किया परसिस्टेंट ट्रैफिक जाम को एज द रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट। अच्छा, एंड द इंटरव्यूअर, अच्छा इंटरव्यूअर मतलब इंटरव्यू के लिए कोई कैंडिडेट है जिसको आने में देर हो गई। इंटरव्यूअर ने पूछा देर कैसे, तो उसने कहा कि लगातार जो जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे लेट हो गई। एंड द इंटरव्यूअर बिलीव्ड हिम। अब इंटरव्यूअर ने उस पर कितना भरोसा किया, उसकी बात का, दो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। जो इंटरव्यूअर था बिलीव्ड, ऐसे उस पर बिलीव करता है, इस तरह से बात मानता है उसकी, ऐसे जैसे वो कन्विंस नहीं हुआ। कन्विंस नहीं हुआ मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आपने बहाना बनाया है कि नहीं। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सुटेबल इडियम ढूंढते हैं आपका। तो इसके लिए सुटेबल इडियम कौन सा लगा सकते हो आप? देखो लिखा है गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ था लेकिन डाउट था उसको, तो डाउट का फ़ायदा उनको दे दिया, तो यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिलीव कर लिया लेकिन कन्विंस नहीं हुआ था। यहाँ पे सिचुएशन यही दी है ना, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ। इंटरव्यूअर ने क्या हुआ, एंड इंटरव्यूअर बिलीव्ड, बिलीव कर लिया उन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा दो मतलब किंतु ऐसे लगा, जैसे कि ऐसे लग रहा था मानो कि वो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, यकीन नहीं हुआ था उसको, कन्विंस नहीं हुआ था वो, लेकिन मान लेता है। तो मतलब क्या हुआ, डाउट का बेनिफिट दे दिया उसको, तो ये आपका पहला वाला आंसर हो जाएगा। और चेंज हिज ट्यून का मतलब क्या हुआ, मतलब पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक, दो एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, मतलब क्या होता है कि गलती इंसान से होती है, भगवान उसको माफ़ कर देता है। ठीक, इंसान से गलती हो जाती है, जो माफ़ कर देता है वो जिसे देवता तुल्य होता है या भगवान माफ़ करता है। आगे लिखा कि डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, मतलब किताब की कवर से उसको जज मत करो। मतलब हुआ कि किसी आदमी को फटा पुराना पहने हुए देख लो तो ये मत समझो कि अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, गरीब है। बस आउटफिट देख करके, ऊपर से देख करके इसी बारे में जज ना करो। कभी कभी पागल जैसा दिखने वाला आदमी बहुत विद्वान होता है। ठीक है, तो यही होता है कि आप कवर देख करके बुक को जज मत करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आपका हो गया पहला वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, साइनोनिम पूछा जा रहा है। अब साइनोनिम किसका है, ये अंडरलाइन पोर्शन का है। तो जरा देखो, लिखा केव्स लाइक अजंता। अजंता एलोरा का नाम सुना ही होगा, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था, महाराष्ट्र में है। तो केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब क्या हुआ, डार्क में था, लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, परमानेंट, बहुत दिनों से। ठीक, कोई जानता ही नहीं था कि यहाँ पर केव्स भी हैं इतनी खूबसूरत, तो वो हो गया कंटिन्यूअस। अब ये कह सकते हो परमानेंट, परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए लगा, कोई जानता ही नहीं था उनके बारे में। एक्सट्रीम डार्कनेस नहीं होगा, ब्रीफ डार्कनेस नहीं होगा, ह्यूज डार्कनेस, क्या होगा, परमानेंट। मतलब कहा ना परपेचुअल, लगातार, लगातार, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब परमानेंट डार्कनेस हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हैं, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, कंप्लाई का। कंप्लाई देखो एक बार और इसके पहले डिस्कशन हो चुका, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, मुझे याद आ रहा है कि मैं इसी 1 महीने के भीतर भीतर इसको 2 बार बोला हूं। तो कंप्लाई का एक मीनिंग पहले आप सीधी सीधी वाली जान लीजिए जो जानते हैं। तो कंप्लाई का मतलब ओबे करना, कोई रूल है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, अब हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको ओबे करते हैं। तो देखो एक मैंने ओबे बोल दिया और दूसरा वाला आप ले लो फॉलो करते हैं, तो ये हो गया। एक वर्ड और ले सकते हो, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब भी होता है जब हम किसी चीज़ को, किसी कानून को मानते हैं, कैरी आउट हो गया। एक वर्ड और इसी में ले सकते हो, अबाइड बाई, ABID। अबाइड बाई का मतलब होता है जब हम किसी बात को मानते हुए चलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ये मानने के लिए लग गया। अब ये मानने के लिए होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हम नहीं का नहीं मानते, तो नहीं मानने के लिए क्या होगा, एक तो ओबे में डिस लगा दो, डिसओबे हो जाएगा, डिसओबे हो जाएगा। और एक वर्ड आप लगा सकते हो, निगेट करते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, ये हो गया उल्लंघन करना। एक वर्ड वायलेट कर सकते हो, VIOLAT। वायलेट करना मतलब होता है डिसओबे करना, ना मानना। और एक वर्ड आ सकता है आपको डिनाई करना। डिनाई करना का मतलब हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे, डिनाई करना। तो आपको पहला ऑप्शन क्या मिल गया, डिनाई मिल गया। इंगेज का मतलब होता है किसी काम में लिप्त होना, असिस्ट का मतलब हेल्प करना, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, पॉजिटिवली किसी चीज़ को आप होपफुल हो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये स्लैश बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन एरर का है। ठीक है, चलिए लिखा है द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ। देखो भैया, अब हम ग्रामर देखेंगे, साइंस नहीं देखेंगे। देखो अगर हम साइंस देखते हैं तो सेंटेंस ही गलत है, होल सेंटेंस GS के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दिस इज नॉट द पेपर ऑफ GS, दिस इज ग्रामर। ये ग्रामर का पेपर है, GS का नहीं।
तो डोंट ट्राई टू करेक्ट द डेटा, आपको डेटा नहीं करेक्ट करना है, आपको केवल ग्रामर चेक करनी है। अब यहाँ आपको आप समझ गए होंगे, ये देखते ही लिखा है सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, मतलब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी हो गई, जबकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी चलती है। गैलीलियो कब कह गए थे, कोपरनिकस कब कह गए थे, खैर छोड़ो। सन रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मतलब जैसे कोई पिंड होता है, कल भी तो इस तरह रिवॉल्व और रोटेट आया था। मान लो ये कोई पिंड हुआ, ठीक है, इस पिंड के चारों ओर जो घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, इसकी जो परिक्रमा करता है, इसके चारों ओर घूमता है, उसको हम लोग रिवॉल्व, कल हमने बताया था रोटेट करना इसको कहते हैं, और रिवॉल्व अपनी जगह पे घूमना। लेकिन साइंस में ये चारों ओर घूमने को रोटेट कहते हैं। ध्यान रखना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो रोटेट करते हैं, और जब पृथ्वी अपने ही एक्सेस पर घूमती है तो रिवॉल्व कहते हैं, उसको साइनोनिम के रूप में यूज कर सकते हो। फिलहाल ना सन गलत है, ना रिवॉल्व्स गलत है, ना अराउंड गलत है। ये जो अर्थ लिखा है, अर्थ के पहले आ लगा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि अर्थ क्या है, प्लेनेट है, और प्लेनेट के पहले क्या लगता है, द लगता है। करेक्ट जो आर्टिकल का यूज है उसमें आपने पढ़ा होगा कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर हेवनली बॉडीज, दैट मीन्स नेम ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, नेचुरल वाली सैटेलाइट, आर्टिफिशियल वाली नहीं। जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके पहले द लगता है, जितने प्लैनेट्स के नाम हैं उनके पहले द लगता है, और जो जितने भी स्टार हैं उन सबके पहले द लगता है। ठीक है, तो अर्थ एक प्लैनेट है, और यहाँ पे आ की जगह द लगना चाहिए था, यही गलती है, ये अर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये ना कहना कि सर साइंस गलत है यहाँ पे, वो नहीं, आपको ग्रामर सही करनी है बस, ठीक है, ज़्यादा सरदर्द ना पालो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है आपको, ABCD दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो 16 में इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले पढ़ के देखिए क्या लिखा है, बिटवीन द टू कंट्रीज। अब कोई चीज़ होगी बिटवीन द टू कंट्रीज, यहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। विल इनेविटेबली काउंट, मतलब इनेविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, जिसको टाला नहीं जा सकता वो काउंट करेगा। ठीक है, ये भी शुरू नहीं हो सकता है। लिखा अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, आई थिंक ये भी शुरू नहीं कर पाओगे। द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो अभी हाल ही में घटनाएं घट रही हैं, रिसेंटली जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं, मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट सी से ही कर सकते हैं और कोई चांस नहीं है। और इत्तेफाकन देखो चार के चारों सी से ही शुरू हुए हैं, तो मतलब हमारा काम बना नहीं। हम जो सोचे थे कि हम स्टार्टर पा जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, उससे कोई काम बना नहीं हमारा। ठीक है, तो सी से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि सी के बाद क्या लगा सकते हैं, अब हो सकता है कोई काम बने। तो सी क्या है, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, जो अभी हाल ही में घटनाएं घटी हैं, पॉलिटिकल घटनाएं घटी हैं। अब यहाँ लिखा है कि घटना कहाँ घटी है, अब आ सकते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, जो दो देशों के बीच में घटनाएं घट रही हैं। या जो लिखा है द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट विल इनेविटेबली काउंट, या अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, ये चीज़ आ जाएगी। तो पहले क्या लगाओगे वे, अब ये जो लिखा है ना काउंट, ये केवल काउंट पे तो ख़त्म हो नहीं सकता, तो काउंट होगा तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा इसके साथ आ रहा है, विल इनेविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, मतलब दो देशों के बीच में जो घटनाएं, रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए हैं दो देशों के बीच में, जो पीस प्रोसेस है, जो शांति का अभियान है, जो शांति बनाए रखने के लिए प्रोसेस चल रहा है, उसको इनेविटेबली प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। मेन सेंटेंस पूरा क्या होगा, हाल ही में जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही हैं दो देशों के बीच में, वो निश्चित रूप से शांति की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। समझ में आ गया, तो सी के बाद ए लगा दो और बी के बाद डी लगा दो। ठीक है, तो ये चौथा वाला आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 17 भाई। तो 17 में क्या है, वंस मोर, ये अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, और ये भी एक ही सेंटेंस ही है, पैराग्राफ तो है नहीं है। चलिए इसको भी पढ़ के देखते हैं। आर ब्रेव मैन, अभी और ब्रेव मैन लिखा है तो इसके पहले भी कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, इसी के साथ कनेक्ट कर दो, सी के साथ ए लगा दो, हमको तो इसी के साथ लगा हुआ लग रहा है। खैर अभी पूरा पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ के देखो। लिखा है कि मनी द चीफ ऑब्जेक्ट एज हिज थॉट्स, पैसा उनके थॉट का मतलब मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य। आगे लिखा इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ओहो हो,
इम्पॉसिबल के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो फार लगाना पड़ेगा, और कोई कार्य होता तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। जैसे इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस दिस रोड, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस दिस रिवर, तो वर्ब होती तो इम्पॉसिबल के बाद टू लगता। लेकिन कोई पर्सन होगा तो जैसे हम कहते हैं ये आपके लिए समझ, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, तब फॉर लगाना पड़ता। तो इट इज़ इम्पॉसिबल से सेंटेंस शुरू करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल किसके लिए, फॉर वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल या ब्रेव मैन, ये लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लगा दोगे तो ये सी आ जाएगा, फॉर द वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल के साथ और कनेक्ट हो ही रहा है पहले से ही। अब बचा बी, तो कहाँ लगाओगे, बी लास्ट में, तो DCAB, तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, DCAB आपको मिल गया। ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक, और कोई चांस नहीं है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो अंडरलाइन तो किया हुआ है और यहाँ लिखा है कैन सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब बात समझ में आ गई। चलो पढ़ के देखते हैं। तो महेश एटीट्यूड, जो महेश का एटीट्यूड है, अनॉयड मी, अच्छा महेश के एटीट्यूड पे मैं नाराज हो गया, एंड आई ब्लू इनटू, अच्छा अनॉय करेंगे तो जाहिर सी बात है, अनॉय करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा ना आदमी, अनॉय का रिजल्ट क्या होगा, ब्लू इनटू, तो ब्लू इनटू नहीं होता, क्या होगा, ब्लू अप होगा। ब्लो अप का मतलब होता है एकदम गुस्से से भड़क गए, बस, और क्या। ब्लो अप का मतलब क्या होगा, भड़क गए, गुस्सा तो इसके पहले ही हो गया है और भड़क गए हैं, तो अनॉयड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ब्लू ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। टेंस का कोई मैटर नहीं है, सब कुछ ठीक है, खाली यहीं ब्लू के बाद आप अप लगा दो, काम बन जाएगा। अनॉयड मी एंड आई ब्लू ओवर, ओवर नहीं होगा, ब्लू ऑफ नहीं होगा, ब्लू डाउन ऑफ नहीं होगा, बस एक ही होगा, ब्लू अप। अनॉयड मी एंड आई ब्लू अप, और मैं एकदम भड़क गया, भड़क गया मतलब समझ रहे हो ना, हाँ भड़क गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा इन्होंने कि साइनोनिम बताओ आप किसका, परवेशिव का। तो सबसे पहले तो आप परवेशिव का मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन बाय परवेशिव। परवेशिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, मतलब स्प्रेड थ्रू आउट, स्प्रेड थ्रू आउट थरोली, थरोली का मतलब क्या होगा, बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, स्प्रेड थ्रू आउट मतलब पूरा फैल जाना, ये परवेशिव हो जाता है। अब यहाँ से ढूंढना हो, द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज सब्सटेंशिएटेड बाय द एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें से क्या होगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया, फैलना, विस्तृत होना। एक्सटेंसिव रिसर्च मतलब जो चीज़, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च जो फैल रही हो, जो दूर दूर तक पहुंच रही हो, तो ये हो जाएगा। एक्सटेंसिव का मतलब फैलने के लिए लगा, और ये परवेशिव का मतलब भी क्या होता है, फैलना। तो ये आपका आंसर तो फिलहाल हो गया 19 का 1 वाला। और वर्ड है सब्सटेंशिएटेड। सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप किसी धारणा को सपोर्ट कर रहे हो, ये होता है। मतलब ये शो करना कि कोई चीज़ ट्रू है, बस, सो दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब आप किसी बात को सच मान रहे हो, सब्सटेंशिएट कर रहे हो, एक तरह से उस ओपिनियन को, उस कंसेप्ट को आप क्या करो, आप अपना सपोर्ट दे रहे हो, ये होता है। और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब प्रयोग के लिए लगता है, और हाइपोथेसिस आप समझ रहे हो, परिकल्पना होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में डबल फिलर है, और ये डबल फिलर में क्या लगाना है आपको, होमोफोन्स लगाना है, ठीक है। होमोफोन्स सेम साउंड, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है। लिखा है द डॉग टुक अ डैश, कुत्ते ने क्या, एक डैश लिया, अब क्या लिया पता नहीं, आगे पढ़ो। लिखा है ड्यूरिंग हिज वॉक, ड्यूरिंग हिज वॉक का मतलब क्या हुआ, जो कुत्ता ये वॉक लाया ना, कुत्ता चल रहा था, टहल रहा था, उसने एक डैश लिया, एंड लिफ्टेड हिज डैश, और उसने अपनी डैश चीज़ उठाई, तो क्या उठाया होगा, सिर उठाया होगा, कान उठाया होगा, पूंछ उठाई होगी, पैर उठाया होगा, जो भी उसने ऊपर की ओर उठाया। टू इंडिकेट दैट ही वॉज इंजर्ड, ये दिखाने के लिए कि उसको चोट लग गई है। तो क्या ऊपर उठाया होगा, क्या चोट लगी होगी, अब देख सकते हो उसके शरीर का कोई अंग होगा, यहाँ पर क्या होगा, अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, ध्यान रखिएगा, अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, ठीक है। अब दूसरे वाले में उसके बॉडी का कोई पार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, रुकने के लिए हो सकता है। तो दूसरे में पार्ट ऑफ बॉडी है, यहाँ से हमको एक अच्छा सा हिंट मिल जा रहा है।
ये POUR पोर का मतलब होता है कोई चीज़ उड़ेलना, तो ये हमें लग नहीं पाएगा, ये वर्ब है, हमें उसकी कुत्ते के बॉडी का कोई पार्ट चाहिए। ये पोर क्या होता है? पोर जो रोएं होते हैं शरीर में, जो रोएं होते हैं, रोओं में छेद होती है, जो स्किन होती है स्किन में छेद होते हैं, तो स्किन के छेदों को हम लोग पोर कहते हैं। पॉज ये वर्ब है, ये लगेगा नहीं, ये पाज लिखा हुआ है। पाज का मतलब क्या होता है? पंजा। पा क्या होता है? पा और क्ला दो चीज होती है। तो जानवरों का पंजा क्या होता है? पा, और जो पक्षियों का होता है उसको क्ला कहते हैं, CLAW। ध्यान रखिएगा, पंजा दो हो जाएगा, एक क्ला होता है जो पक्षियों का होता है और एक पा होता है जो जानवरों का होता है। ठीक, अब पाम होता है हम लोगों की हथेली। ठीक है, समझ गए? तो ये बात तो तय हो गई कि इसमें एक ही सही हो सकता है और कोई नहीं लगने वाला है। ठीक, मैं एक बार क्लियर करके फिर आपको समझाता हूँ, आराम से समझिएगा। यहाँ पर उसने अपनी डैश चीज उठाई ये दिखाने के लिए कि उसमें चोट लगी है, तो जाहिर सी बात है शरीर का अंग होगा, पोर होगा नहीं, पोर होगा नहीं, ये पॉज होगा नहीं, क्या होगा? ये वाला पॉज होगा। तो जब सेकेंड फिलर के लिए केवल एक ही ऑप्शन सही है तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। अब पहले में क्या लिखा? वो वाक के दौरान एक क्या लेता है? एक पॉज लेता है। पॉज मतलब ठहरता है, तो ये पहला वाला भी करेक्ट ही है। ठीक है, तो इसमें ये करेक्ट हो सकता था, पोर नहीं हो सकता था, ये पॉज नहीं हो सकता था। ठीक है ना, अब समझ में आ गए? दोनों ऑप्शन केवल एक के सही हैं, चौथे के। अब आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। और 21 से लेकर के 25 तक हम क्या करते हैं आपको पता है, ये क्लोज कॉम्प्रिहेंशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज कॉम्प्रिहेंशन? मतलब यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ एंड 4 or 5 blanks will be there in your paragraph. You will have to choose suitable option, which particular option should be suitable for the particular blank। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्टडी। लिखिए, लिखा हुआ है कि आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस। तो पहले आप डेलिब्रेशंस की मीनिंग ढूंढो। व्हाट डू यू मीन बाय डेलिब्रेशंस? डेलिब्रेशंस का मतलब होता है कि डिटेल्ड डिस्कशन। डिटेल्ड डिस्कशन मतलब होता है बहुत विस्तृत विचार विमर्श। तो आपके लिए फॉर यू मतलब आपके लिए मेरे पास कुछ लंबी चौड़ी चर्चा है, विस्तृत विचार विमर्श, डिटेल्ड डिस्कशन है मेरे पास। अब समझा रहे हैं कि डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश। अपनी हार्ड वर्क को डैश के लिए मत छोड़ो। अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है किसके लिए। आगे कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग। अगर आपने, यू हैव गॉन टू द एफर्ट, अगर आपने मेहनत की है किसके लिए? टू कंप्लीट अ डायलॉग। अगर एक डायलॉग कंप्लीट करने के लिए आपने मेहनत की है तो डैश फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। तो अपनी मेमोरीज पर ट्रस्ट करके आपने जो कुछ भी तैयार किया, जो बनाया है, जो प्रोड्यूस किया है, उसको फ्रिटर अवे मत करो। फ्रिटर अवे का मतलब होता है धीरे 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 करके ख़त्म होना, धीरे 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 करके उसको गायब होना, मतलब वेस्ट लिटिल बाय लिटिल। ये फ्रिटर का मतलब क्या होता? टू वेस्ट, बर्बाद करना, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बर्बाद करते जा रहे हो, बेकार करते जा रहे हो। तो इन्होंने कहा अगर आपने कोई डायलॉग वगैरह कंप्लीट किया, आपने मतलब डैश चीज़ पर जोर लगा के सोच समझ करके कुछ लिखा उखा है, तो उसको वेस्ट मत करो। तो उसको वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डोंट लीव योर हार्ड वर्क। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, डोंट फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग। तो यहाँ पर भी ये काम मत करो, मत करो का मतलब हुआ कि यहाँ हमें क्या लगाना है, डोंट लगाना है। ये बात पक्की हो गई। और एक सबूत यहाँ से भी, यहाँ ये काम मत करो तो यहाँ भी ये काम मत करो। आगे हो गया, तो मीनिंग यू हैव क्रिएटेड बाय, यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। आगे लिखा राइट डाउन। सारा सेंटेंस इंपेरेटिव में, याद रखो कि एडवाइस दिया है, पूरी की पूरी सेंटेंस एडवाइस में है। तो हर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, या मत करो तो डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन। तो आपने जो कंक्लूजन, डिसीजन या असाइनमेंट तैयार किया था उसकी डैश चीज को नोट करके रखो। तो ये क्या होगी, कंक्लूजन, डिसीजन या असाइनमेंट की कोई चीज है जिसको आपको नोट करके रखने की सलाह दे रहे हैं। फिर रिमेंबर टू रिकॉर्ड, यहाँ देखो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो फिर सलाह दे रहे हैं। रिमेंबर टू रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करने के लिए याद रखो, मतलब कि डैश डज व्हाट एंड व्हाट बाय व्हेन। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या लगाना है, डैश
डज व्हाट, डज क्या है आपकी वर्ब है, तो यहाँ क्या चाहिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, किसने क्या किया, ठीक, डैश डज व्हाट मतलब हु डज व्हाट बाय व्हेन, किसने कब क्या किया, ये आप इसका रिकॉर्ड रखो। रिविजिट देखो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिविजिट योर नोट्स, ओ राइट डाउन, यहाँ क्या होगा नोट्स वगैरह टाइप का कुछ होगा, तो यहाँ का क्या किया इन्होंने, रिविजिट योर नोट्स एट की टाइम, जब भी की टाइम मिले आप तो अपनी नोट्स को क्या करो रिविजिट करो, एंड डैश असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स को डैश करो, तो 5वें नंबर पर वही चीज़ लगेगी जो चौथे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पे नोट्स को हम रिविजिट करते हैं और असाइनमेंट को क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी जो कुछ भी होगा वो इसी रिविजिट से मैच करा दिया जाएगा, ठीक है ना इतनी बात। चलिए तो पैसेज छोटा है, एक एक क्वेश्चन के साथ पैसेज अटैच कर दिया हूँ, तो यहाँ क्या होगा, इन्होंने कहा कि एक बार फिर देखो, आई हैव फ्यू डेलीब्रेशंस फॉर यू, डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू डैश, ठीक है, अपने हार्ड वर्क को डैश के लिए मत छोड़ो, तो डायरी के लिए मत छोड़ो, मत छोड़ो के लिए नहीं कह रहे हैं, वो लिखने के लिए कह रहे हैं, तो डायरी के लिए मत छोड़ो, ये तो डायरी के लिए थोड़ा नहीं छोड़ना है, अगर डायरी के लिए आप छोड़ रहे होते तो ठीक ही था, डायरी में लिखना है। नोट्स के लिए मत छोड़ो कि मेमोरी के लिए मत छोड़ो कि समवन के लिए, समवन भी नहीं, क्या करना होगा मेमोरी के लिए मत छोड़ो, मतलब अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो उसको ऐसे ही छोड़ मत दोगे कि हम याद रखेंगे, बल्कि नोट कर लो, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मेमोरी के लिए मत छोड़ो बल्कि नोट कर लो, नीचे सीधे कहा है ना कि नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये लिखा है ना राइट डाउन करो किसी चीज़ को। अब दूसरे वाले फिलर में देखो क्या लगाना है आपको, दूसरे वाले फिलर में यहाँ के लिए, तो इन्होंने कहा था ना कि अगर आपने कोई काम किया तो उसको डायरी के मेमोरी के लिए मत छोड़ो, अगर आपने कोई एफर्ट किया है कोई डायलॉग कंप्लीट करने के लिए तो डैश फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग, मतलब जो आपने तैयार किया है, जो अपनी मीनिंग क्रिएट की है बर्बाद मत करो, तो ये होता है बर्बाद करना, तो ये क्या होगा मत करो, मत करो मतलब डोंट, क्या डज नॉट लगाओगे, इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग में क्या लिखा है डोंट लीव, तो हम तो डज नॉट और डिड नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं असर्टिव में लगता है, हैड नॉट भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा इंपरेटिव में क्या लगता है डोंट, ऐसा मत करो, डोंट फ्रिटर अवे। अब थर्ड वाले नंबर पे आ जाओ भाई, ठीक है, तो देखो ये पिलर नंबर 3, यहाँ क्या लगाना होगा, राइट डाउन द डैश ऑफ कंक्लूजन, अब लिखा है डैश ऑफ कंक्लूजन, तो टाइटल ऑफ कंक्लूजन होगा, फेलियर ऑफ कंक्लूजन की शॉर्टकट ऑफ कंक्लूजन या डिटेल ऑफ कंक्लूजन, तो इन्होंने कहा कि जो भी आपका कंक्लूजन या डिसीजन या असाइनमेंट था उसकी क्या नोट करो, डिटेल नोट करके रखो, टाइटल नोट करके रखने से थोड़े ना कुछ होने वाला, फेलियर शॉर्टकट तो वैसे भी नहीं लगाना है, उसकी डिटेल नोट करके रखो आप, ये कह रहे हैं डिटेल के लिए लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है ब्लैंक नंबर 4, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, रिमेंबर टू रिकॉर्ड, यहाँ लिखा है डैश डज व्हाट बाय व्हेन, तो ये डज भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या चाहिए हमको डूअर चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो हु लगेगा, व्हिच डज नहीं होगा ना, पर्सन के लिए लगाओगे हु डज, ठीक है ना, दैट लगेगा, होम तो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, ये लग नहीं पाएगा, हमको सब्जेक्ट चाहिए हु लग सकता है। अच्छा कुछ बच्चे अब ये मन में डाउट कर रहे हैं कि सर जहाँ हु लगता है वो दैट भी तो लग जाता है, तो दैट क्यों नहीं लग सकता, हमें पता है ये पूछोगे, तुम पूछते अभी नहीं तो मैसेज करके पूछते, तो जब मुझे पता है कि ये पूछोगे ही तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, दैट लग सकता था यहाँ पर, लेकिन देखो जब दैट भी दिया हो और हु भी दिया हो, ठीक, जब दोनों दिए हों दैट और हु दोनों दिए हों, तो आप किसका करना कि WH वाले को आप ज़्यादा प्रेफर करना। पहले भी क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कई बार, जब बुक के लिए विच भी लगा था दैट भी लगा था तो विच लगेगा, दैट काम चलाऊँ है, अगर हुम ना होता विच लिखा होता, होम लिखा होता, हुज लिखा होता, क्योंकि ये फिट नहीं हो पाएंगे तब आपको दैट लगाना पड़ता, तब अगर हु भी है, हु और दैट दोनों लग सकते हैं और हु भी है तो हु लगाओगे, ठीक, कहीं विच और दैट लगाना है, विच भी लग सकता है दैट भी लग सकता है, दोनों दिए तो विच लगाओ, ठीक, WH वाले को प्रेफर करना, क्लियर, चले आगे, ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपका SSC भी यही प्रेफर करता है, तो जो SSC करता है वही मैं आपको बताऊंगा ना, मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, मेरी समझ से तो दोनों लग सकते हैं, लेकिन SSC को जो पसंद है वही करो, ठीक है ना। तो SSC को WH पसंद है, इस किसी गाने पर है, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप समझ गए होंगे। तो रिविजिट योर नोट्स, मैंने कहा था अच्छी रिविजिट से मिलता जुलता कुछ यहाँ भी लगा दो, क्या लगाओगे ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब डिलीट, रिमूव, इरेज नहीं होगा,
ऑब्लिटरेट, डिलीट, इमूव, इरेज नहीं होगा। अब इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने अंदर झांक कर देखो, अंदर इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मीमांसा करने को कहते हैं, ये भी नहीं लगेगा। स्पेकुलेट मतलब कैलकुलेट करो, मूल्यांकन करो, नहीं, क्या लगेगा, रिव्यू। कहा था ना रिविजिट के लिए क्या लगाओगे, रिव्यू। मैच कराओ ना, एंड लगा हुआ है, देखो ये एंड लगा हुआ है। एंड लगने के मतलब दोनों ओर सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, सेम नहीं सिमिलर होनी चाहिए, उसी सेंस का। रिविजिट के साथ रिव्यू ज़्यादा सुटेबल रहेगा, बाकी सब लग ही नहीं रहे हैं, मीनिंग में भी नहीं लग रहे हैं, कोई सुटेबल होता भी तो ना लगता, रिव्यू ही लगता। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गए आज। फिर कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज सेट कौन सा था भैया, आज था 5वां सेट। अब कितने हो गए, 125 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, सेकंड सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, सेकंड की शुरुआत करिए, 3 दिन में ये भी पूरी हो जाएगी, तो 10 सेंचुरी लगानी है हमको। ठीक है ना तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको कर डालेंगे। अभी आपके पास है थोड़ा बहुत टाइम, डेली एक प्रैक्टिस करते रहो, डेली एक प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कभी उधर मौका मिलेगा तो 2-2 करवाने लगेंगे, जब अगर मुझे लगेगा कि समय कम पड़ रहा है, वैसे है पर्याप्त समय है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, मार्च में ख़त्म कर दूंगा मैं आपका ये, किसी भी कीमत पर मार्च तक फ्री हो जाएंगे आप CHSL से। फिर उसके बाद और दूसरा करवाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी आप लोगों की डिमांड है वो सब करा देंगे। MTS का कुछ बचा हुआ है वो पूरा करा दूंगा, और 2023 का MTS भी करा दूंगा। प्रैक्टिस सबकी करते रहो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सबकी प्रैक्टिस करो, आपका फ़ायदा ही होगा। उसके बाद स्टेनो का भी जो 2020 वाला बचा है वो भी करा दूंगा, आपके इसकी एग्ज़ाम के पहले तक वो भी करा दूंगा, सब करा देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, बस आप लगे रहो मेरे साथ, मैं करता जाऊंगा। ठीक है, एक और से। और हाँ, जो इडियम्स बार बार है उनको नोट करते रहना। देखो कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।